हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो 2019 आम चुनावों को ध्यान में रखकर हो रहा है। हाल फिलहाल में उपचुनावों में बीजेपी को हार मिली और उसके बाद जब विपक्ष लामबंद हुआ, एकजुट हुआ, तो उसके बाद बीजेपी ने अपने समीकरणों को, अपने सहयोगियों को साधना शुरू कर दिया। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, किसानों के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वाकई में या फिर मोदी 2019 को लेकर डर गए हैं? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सत्या हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक प्रकाश जी मौजूद हैं, संजीव जी मौजूद हैं, नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या जी, सबसे पहले आपके पास, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 चुनाव को लेकर डर गए हैं? उनके मन में संशय है 2019 में जीत को लेकर? हाल फिलहाल की जो कदम है, शिवसेना से बातचीत, अकाली दल से बातचीत, जेडीयू को साधने की कोशिश, 8,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान, डर गए हैं मोदी? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही डरे हुए हैं और चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं सामने, एकदम स्पष्ट, कि अगर ये सारे लोग एक साथ हो गए, अगर ये सारे लोग जो विपक्ष जिन्हें आप कहते हैं, अगर लेफ्ट ममता के साथ स्टेज पे खड़ा है, अगर कांग्रेस ने सारे दलों को एक साथ साध लिया, तो मोदी के लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। और इस चीज़ का आभास उन्हें बहुत तरीके से हो गया है। तब देख रहे हैं कि कल तक जिस उद्धव ठाकरे को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे थे, आज मातोश्री में जाके उनसे मिल रहे हैं। जिस अकाली दल की बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, अब वहाँ से लौटेंगे तो इधर चंडीगढ़ जाएंगे प्रकाश सिंह बादल से मिलने के लिए। नीतीश को इन्होंने तुरंत बड़ा भाई मान लिया। तो हर जगह अब इन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 2019 जो है वो 2014 से कैसे पूरी तरह डिफरेंट होगा। विवेक जी, डर गए मोदी या फिर ये एक राजनीतिक चाल है जिसके तहत आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि ये राजनीतिक समझदारी है। राजनीतिक समझदारी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बीजेपी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि 4 साल में विकास का जो दावा नरेंद्र मोदी कर रहे थे और जिस चीज़ को विकास के नाम पर ये लोग वोट मांग करके विकास करेंगे, 60 साल 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नारा दे करके जो इन लोगों ने चुनाव लड़ा और इन 4 सालों में ज़मीनी धरातल पे एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में जो इनके साथ के लोग हैं, अगर इनसे दूर होते हैं तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। ये बीजेपी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये समझदारी की राजनीति है। हाल में आप देखो, समझदारी की राजनीति है ये। आप कह सकते हैं कई मायनों में कि समझदारी है। अगर आपको सामने संकट दिख रहा है और आपने समय रहते उससे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए, तो आप इसको समझदारी कह सकते हैं। कुछ संजीव जी, समझदारी, डर, क्या आपके हिसाब से? ना, डर समझदारी का एक दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटजी प्लान आउट है। जब 5वें साल में आप एंटर करते हैं तो सारी चीज़ें चुनाव को मद्देनजर होती हैं। तो ये स्ट्रेटजी पहले क्यों नहीं अपनाया? पहले क्यों नहीं अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश? विपक्ष लामबंद हुआ, उपचुनाव में लगातार हार मिली, उसके बाद ये स्ट्रेटजी समझ में आई? लगातार जीत होती जा रही थी राकेश। बीजेपी के पास हारने के लिए कम चीज़ें थी, जीतने के लिए ज़्यादा चीज़ें थी। तो उनको इस चीज़ के लिए, और एक ईगो भी पार्टी के अंदर आ जाता है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही। लेकिन अब जब सारे की सारे सब कर्नाटक में एकजुट हुए तो इनको एक रिफ्लेक्शन आया कि हमको भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए। उसी का ये रिफ्लेक्शन है। और चूंकि इलेक्शन ईयर में हम एंटर कर चुके हैं, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप नीतीश को इनको बड़ा भाई मानने के पीछे की वजह है, अगर बीजेपी अकेले चुनाव वहाँ लड़ती है तो नीतीश और तेजस्वी आज के डेट में लालू की भरपाई एक तरीके से कर चुके हैं। दोनों उपचुनावों में आरजेडी ने जीत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि आरजेडी का अपना एक अस्तित्व वहाँ पे है और बहुत ही जमीनी धरातल पर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में नीतीश के अलावे अगर बीजेपी कहीं जाती है तो बीजेपी बिहार में कहीं नहीं दिखेगी आने वाले समय में। वही स्थिति आपको महाराष्ट्र में है। बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई, लेकिन बीजेपी अकेले दम पे वहाँ कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस का जनाधार बेशक थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एनसीपी लगातार वहाँ पे अपनी दबाव बनाए हुए है, अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में लगातार एनसीपी अपनी कोशिशें करती रही है। दूसरी तरफ शिवसेना का अपना एक जनाधार है। शिवसेना हिंदुत्व के जिस एजेंडे को लेकर के शुरू से महाराष्ट्र में राजनीति करती आई है, एक्चुअली वही राजनीति महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की है। ऐसे में कांटे की टक्कर। इसके साथ एक सवाल है, मैं जरा नवनीत को जोड़ लूं। ये समझदारी है, राजनीतिक डर है, क्या है आपके साथ? ये कुछ भी नहीं है। बीजेपी 2019 में सही तरीके से जीत रही है, लेकिन एक बात जो आप लोग बोल रहे हैं डर गई है या बीजेपी सहयोगों के साथ लेके नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको साथ ले 2019 जो है बीजेपी चाहती है कि अच्छे से जीते। अगर 381 आया है तो चाहते 400 आ जाए, इसीलिए वो सहयोगों को साथ 2014 में चुनाव लड़े थे, 20 से ज्यादा दल साथ में थे। एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। आप जब दिल्ली में चुनाव हार गई बीजेपी, फिर बिहार विधानसभा चुनाव हार गई बीजेपी, उसके बाद कहा जा रहा था कि यूपी में, यहाँ पे भी हर कोई अनुमान लगा रहे थे कि यूपी में भी बीजेपी साफ है, बहुत कम सीटें आएंगी क्योंकि कांग्रेस साथ मिल गई है, अखिलेश यादव साथ मिलने से कुछ नहीं होता। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना,
ये तीनों हारी बीजेपी, एक बात मानता हूँ, लेकिन रीजनल लेवल पे जो भी कारण समीकरणों की जीत आने वाले समय में होगी, इसलिए शायद बीजेपी डर गई है कि जो सहयोगी बचे हैं उनको तो कम से कम प्रश्न उठाया कि फूल कह रहा है ना, बाई इलेक्शंस और लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाई इलेक्शन में लोकल मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन चूंकि ये गठबंधन, जब इनको कर्नाटक में एक तस्वीर, लेकिन अगर विपक्ष एक साथ हुआ तो कम से कम उनका वोट बैंक एक साथ आएगा ना। कर्नाटक में जो एक तस्वीर दिखाई दी, वो उनको ये एकदम समझ में आ गया कि हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे सहयोगी हमसे छिटक जाएं, तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा। एक चीज सत्या, आज शाम को मुलाकात हो रही है मातोश्री उद्धव ठाकरे की। संजय राउत का जो हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि आप 2019 चुनाव साथ में लड़ेंगे, मातोश्री में आइए, आपका स्वागत होता है। सामना के संपादकीय में लिखा जाता है, उसके बावजूद बड़े सद्भाव में मुलाकात हो रही है। तो ये डर है या फिर वाकई शिवसेना को? आज आप संजय राउत का बयान देखिए, संजय राउत की तल्खी खत्म नहीं हुई है। ये पहली दफ़ा है मुझे लगता है कि 4 साल में अब बीजेपी के जो करीबी दल, मतलब जो सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि 4 साल तक तो आप चढ़े रहे, आपने पूछा नहीं, आपने समझा कि ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक जगह आप जीतते चले गए। सेम स्थिति बिहार में नीतीश के साथ है। अगर बीजेपी नीतीश को हटा देती है वहाँ से, मतलब कोई, हालांकि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन अगर नीतीश हट जाते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को समझ में आ रहा है कि फिर होगा क्या। समझ में नहीं आ रही है। शिवसेना बार बार आंखें दिखाती है, बोलती है कि नहीं मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना, अच्छा कुछ नहीं करे, फिर साथ छोड़ क्यों नहीं देती है? क्यों बीजेपी के क्यों नहीं साथ छोड़ती है? साथ कोई नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है कि हमको सीट ज़्यादा दी जाए। पहले एकदम जो 2014 था उसमें मोदी का अपना गिमिक था। प्रेशर टैक्टिक्स है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स। महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी और शिवसेना की, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों एक ही ट्रैक पे चलते हैं। अब वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। लोकल मुद्दों पे बीएमसी में शिवसेना की बढ़त है। शिवसेना का अपना एक अलग जनाधार है और ज़बरदस्त जनाधार है, उसको तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत आसान बात नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए, बीएमसी का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी बाजी मारती दिखी। पालघर चुनाव में बीजेपी जीतती दिखी। शिवसेना को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, बीजेपी उनकी जगह काबिज हो रही है, इसलिए शायद शिवसेना एक अलग स्टैंड अपनाए हुए है कि उनका अस्तित्व न खत्म हो जाए। लेकिन अमित शाह के इनसे मिलने के पीछे की बात यह है कि आप अपनी चीज़ों को एकदम क्लियर कर लें कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ में आती है तो आप क्लियर कट मेजॉरिटी में रहेंगे। महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस और एनसीपी के लिए बहुत और अगर शिवसेना साथ आ जाए, एनसीपी साथ आ जाए, कांग्रेस साथ आ जाए, तो 2014 विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज था उसके हिसाब से इस गठबंधन को 44 सीटें मिलेंगी। बीजेपी के पास सिर्फ 60। ऐसी बात उद्धव ठाकरे मन से कह चुके हैं कि बीजेपी को हराना है तो सब लोग साथ में आ जाओ। इवन उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लेफ्ट भी आ जाओ। मतलब लेकिन एक सवाल है, शिवसेना नहीं एक सवाल सत्य यहाँ पर है कि बीजेपी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, बीजेपी को कल तक लगता था कि वो शरद पवार को अपने साथ कर लेगी और मतलब शायद थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स में उद्धव ठाकरे को पीछे छोड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि शरद पवार तो अब पूरी तरह उधर चले गए कांग्रेस के साथ। 2014 में जो स्थिति विपक्ष की महाराष्ट्र में थी, वही हालत 2019 में। लेकिन एक सवाल संजीव जी मेरा ये है सत्या कि शिवसेना खुलकर ये कहते हैं कि वो उसकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है। क्या एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने पर वो इस बात को क्लेम कर पाएगी कि वो हिंदुत्व विचारधारा के साथ है? फिर क्या उसकी सियासत में कोई विचारधारा नहीं होती। विचारधारा का मतलब होता है कि मरता क्या न करता। आप कभी सोच सकते थे क्या कि लालू अंदर खाने, ये खबर थी जब नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाया कि लालू उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे। पता नहीं हमारे दर्शकों को कितना ये बात मालूम होगी, लेकिन ऐसी भी खबर थी। तो वो लालू जब बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, जब मतलब अगर ये खबर सही है तो आप ये कैसे, मतलब ये क्यों नहीं हो सकता? कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। सारे राजनीतिक दल मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अपनी अपनी सियासत, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। शिवसेना को लगता है कि बीजेपी आगे निकल रही है महाराष्ट्र में, इसलिए वो किसी से भी मिल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है राकेश, सबकी अपनी अपनी सियासत होती है, सारी पार्टीज अपने लेवल पे सियासत करती हैं और सिर्फ विचारधारा का मुझे लग रहा है कि अभी बोला जा रहा सारा विपक्ष एक साथ आ रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस विपक्ष में से कुछ पार्टियां बीजेपी के साथ भी जा सकती है। एक साल अभी चुनाव में समय है, हो सकता है राजद चले जाए,
बीजेपी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई विचारधारा नहीं है, कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ भी, एनडीए के साथ भी, अगर अमित शाह जिस तरह से सब लोगों से मिल रहे हैं, तो वो जो विपक्षी एकता में सेंध भी तो लगा सकते हैं अमित शाह। ये सेंध लगेगी सत्या, क्योंकि अभी तो पिक्चर अभी पूरी तरीके से बाकी है। राजनीति में संभावनाओं और आशंकाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये दूर की कौड़ी लगती है कि आरजेडी कभी आकर के मिल जाए। और नवनीत में फिर आपको बोलूंगा कि सपने देखना बड़ी अच्छी बात है। 381 से 400 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है आने वाले चुनाव में। ये बीजेपी को साफ साफ दिख रहा है, मोदी को साफ साफ दिख रहा है कि वो 200 से नीचे तक आ सकते हैं, और ये सारी कवायद सिर्फ इसी वजह से चल रही है। बोला जा रहा था कि किसी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी, कभी बोला जाता ममता बनर्जी मोदी के साथ आएंगे, कभी वहाँ कर्नाटक से किसी पार्टी के बारे में बोला जा रहा था कि हो सकता है चुनाव के बाद वो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो हुआ वो देखा जाए। क्योंकि 2014 अलग बात थी, इस बार चीजें जो है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ को भुनाया, एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया बीजेपी ने, तो लेकिन इन 4 सालों में अब मतलब 5 सालों में मोदी को भी हिसाब देना होगा। अभी तो नहीं है, इनके पास मोदी है, एक बड़ा नेता है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं। विपक्ष का नेता कौन है? सारे कर्नाटक में जो तय करती है नेता, जनता तय करती है। मोदी जनजात नेता एकाएक बन के उभर के नहीं आ गए 2014 में। जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमेशा मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है। अगर लोकसभा भी उस पर्सपेक्टिव में जाएगी तो उस समय जनता देखेगी कि उसको कौन सा नेता चुने। डर तो है, लेकिन सत्या ये सवाल तो मोदी उठाए। कौन होगा? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अभी जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी का नेता कौन था? क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके मुख्यमंत्री बनते? नहीं ना। वोट मोदी के नाम पे मिल गया ना। नहीं तो विपक्ष किस नाम पर वोट मांगेगा? नहीं तो विपक्ष किस, नहीं सत्या, लेकिन विपक्ष किसके नाम पर वोट मांगेगा? विपक्ष किसके नाम पर वोट मांगेगा? देखिए, जब जनता को अपने गुस्से का इजहार करना रहता है ना, तो वो बिल्कुल कौन चेहरा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो इससे बहुत ज्यादा क्या इतना गुस्सा, क्या हुआ था? क्या इतना गुस्सा है कि मोदी के खिलाफ वोट पड़ जाए? क्योंकि मोदी अभी नजर नहीं आ रही, सत्या कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन अभी नजर नहीं आ रही कि एकदम लोगों को अंदर इतना, लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन है कि महंगाई बढ़ रही है, चीजें लगाम में नहीं आई हैं, इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है, पेट्रोल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, वो चीजें। लेकिन ऐसा कोई सीन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि एकदम स्वीप टाइप का हो जाए कि हाँ ये सरकार एकदम निकम्मी है, फलाना है। ये सवाल तो मोदी उठाएंगे ना कि मेरे सामने कौन है। करप्शन खत्म करने और विकास लाने के जिस दावे के साथ मोदी सरकार आई थी, उस दावे में वो इन 4 सालों में कंप्लीटली फेल्योर दिखाई दे रही है। इसी वजह से बीजेपी के अंदर खाने से आवाज आ रही है। बीजेपी के समर्थक जो साधु संत हैं वो आज के डेट में कह रहे हैं कि अब फिर से आप राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा जीत नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि विकास हुआ ही नहीं। मोदी तो जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो वो कहेंगे ना कि मेरे सामने कौन है, पूछिए इनसे कौन है। क्या इसका जवाब देगा विपक्ष? क्या जवाब देगा? नहीं, ये कोई तय नहीं है। ये मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था, प्रोजेक्ट तो किया गया था। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। ये नहीं, ये तो 2014 चुनाव से तो पहले तय था ना कि बीजेपी जीती है तो मोदी पीएम बनेंगे। बाकायदा उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। घोषित कैंडिडेट नहीं था, हाँ, एक तरीके से लोगों ने मान लिया था। दूसरी तरफ ठीक है, हार गए ना वाजपेयी। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं करप्शन है, महंगाई है, लेकिन करप्शन के खिलाफ मोदी लड़ेगा कौन? बिहार में जाएंगे तो राजद परिवार लड़ेंगे, लालू परिवार जो खुद ही करप्शन, वहां पे यूपी जाएंगे तो अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी आप देख सकते हैं वहां पे, या कर्नाटक में, या तमिल, कौन लड़ेगा उसके सामने जो खुद ही करप्शन कर रहा है? चलिए, ये बहस लंबी है और ये बहस 2019 अगले 1 साल तक लड़ेगी। 2018 भी चुनावी साल है क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है अब देश की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है वो 2019 चुनावों को ध्यान में रखकर हो रहा है। ये तो तय है कि जिस तरीके से उपचुनाव में हार मिली है उसने बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को अपनी रणनीति पर सोचने पर मजबूर किया है। और उसी सिलसिले में शायद कैराना में जिस तरीके से हार मिली, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने आज 8,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया और अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है, अमित शाह को यह लगता है कि अगर सहयोगियों को नहीं साधे तो रही सही कसर जो है वो खत्म हो सकती है। विपक्ष को भी शायद विपक्षी एकता में भी सेंध लगाने की कोशिश होगी। फिलहाल न्यूज़ रूम में हमारे साथ अभी के लिए बस इतना है।